आज की चर्चा की शुरुआत एक बड़े दिलचस्प सवाल से करते हैं। कोई शासक कैसे बनता है? आज के दौर में तो बड़ा सीधा है, हम वोट देते हैं, नेता चुनते हैं। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले क्या होता होगा? बिल्कुल। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, प्राचीन भारत के उस दौर में जब छोटे छोटे कबीलों मतलब जन से बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य बनने की शुरुआत हो रही थी। और हमारे पास जो स्रोत है वो इतिहास की एक पाठ्यपुस्तक का अध्याय है, पर ये किसी सूखे हुए अध्याय जैसा नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की कहानी बताता है। उथल पुथल किस तरह की? हम लगभग 3000 साल पहले के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की तह तक जाएंगे। ये वो समय था जब राजा शब्द का मतलब ही बदल रहा था। समाज के लिए आप कह सकती हैं नए नियम कानून गढ़े जा रहे थे अच्छा, और शासन करने के बिल्कुल नए तरीके सामने आ रहे थे। तो चलिए फिर इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले यही समझना होगा कि राजा बनने के तरीके में वो कौन सा बड़ा बदलाव आया था। लोग बड़े बड़े यज्ञ करके राजा के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगे, और इनमें से एक था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ? वाह, मतलब अपना घोड़ा छोड़ दो और कहो कि हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ये तो ताकत दिखाने का एक बहुत ही नाटकीय तरीका था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था, एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अच्छा। इसकी प्रक्रिया बहुत सोची समझी होती थी। एक खास घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब अगर कोई दूसरा राजा उसे जाने दे तो मतलब उसने हार मान ली? एक तरह से हाँ। अगर वो घोड़े को अपने इलाके से गुजरने देता तो ये इस बात की मौन स्वीकृति होती थी कि यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। और अगर किसी ने रोक लिया तो फिर युद्ध होता था। तो ये एक तरह से अपनी ताकत को बिना हर किसी से लड़े साबित करने का तरीका था। और जिन राजाओं ने अधीनता मान ली उन्हें यज्ञ में बुलाया जाता था, लेकिन वो वहां सिर्फ दर्शक होते थे। असली केंद्र में तो यज्ञ करने वाला राजा ही होता था। अच्छा, तो इस यज्ञ में राजा की भूमिका एकदम हीरो जैसी होती होगी। उसे खास सिंहासन या फिर बाघ की खाल पे बिठाया जाता था। जी हाँ। और कमाल की बात यह है कि युद्ध के मैदान में जो उसका सारथी होता था वही यहाँ उसका गुणगान करता था, उसकी जीतों की, उसकी ताकत की कहानियां सुनाता था। बिल्कुल, वो एक तरह से उस समय का पब्लिक रिलेशंस मैनेजर था। सही कहा। और देखिए, इस पूरे आयोजन में उस समय का समाज का ढांचा साफ नजर आता है। राजा के रिश्तेदार, खासकर उसकी पत्नियां और बेटे, वो छोटे मोटे अनुष्ठान करते थे। पुरोहित मुख्य अनुष्ठान करवाते थे, पवित्र जल छिड़कते थे। और आम लोगों का क्या? जो आम लोग थे, जिन्हें विश या वैश्य कहा जाता था, वो राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि समाज का एक हिस्सा, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें इन सब में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। तो मतलब ये शक्ति प्रदर्शन समाज में एक विभाजन की लकीर भी खींच रहा था। हाँ, और यहीं से हम कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। समाज का एक नया वर्गीकरण, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। वर्ण व्यवस्था, ये सिर्फ काम का बंटवारा तो नहीं था, है ना? नहीं। ये समाज में एक तरह की सीढ़ी बनाने जैसा था, जहां कुछ लोग जन्म से ही ऊपर और कुछ नीचे माने जाते थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इसने अधिकार और अवसर दोनों को जन्म से जोड़ दिया, जो पहले शायद कर्म या फिर कबीले की सहमति पर आधारित रहे होंगे। पुरोहितों ने लोगों को 4 समूहों में बांटा, जिन्हें वर्ण कहा गया, और हर वर्ण के लिए अलग अलग काम तय कर दिए गए। हाँ, इसमें साफ साफ बताया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिनका काम था वेदों का अध्ययन करना, कराना और यज्ञ करवाना। सही है। दूसरे नंबर पर शासक यानी क्षत्रिय, जिनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे थे विश या वैश्य, जिनमें किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और चौथे पायदान पर थे शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया। और इस व्यवस्था में महिलाओं और शूद्रों को तो वेद पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। जी हाँ, उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया था। यहीं पर एक और बात सामने आती है, अछूत की। अच्छा। मतलब कुछ लोगों को इस वर्ण व्यवस्था से भी बाहर रखा गया था। ये कौन लोग थे? इनमें कुछ कारीगर, शिकारी और वो लोग शामिल थे जो शवों को जलाने या दफनाने का काम करते थे। पुरोहितों के मुताबिक इन लोगों के संपर्क में आने से भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता था। ये तो सामाजिक बहिष्कार का एक बहुत ही कठोर रूप था। लेकिन क्या सबने सिस्टम को चुपचाप मान लिया था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इस अध्याय से पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। बहुत से लोगों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी।
कुछ राजा तो खुद को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे। कई लोगों का मानना था कि जन्म के आधार पर किसी का वर्ण तय नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इस विरोध का कोई खास असर हुआ? क्योंकि इतिहास में तो हमें यही दिखता है कि वर्ण व्यवस्था और मजबूत होती चली गई। उस समय शायद इसका असर सीमित रहा हो, लेकिन इन विरोधी विचारों का पनपना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। कुछ लोगों ने तो छुआछूत की भी निंदा की, तो ये साफ है कि ये व्यवस्था बिना बहस और विरोध के समाज पर थोपी नहीं जा सकी। ये विचार हमेशा मौजूद रहे। ठीक है, तो एक तरफ यज्ञों से राजा ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था से समाज का ढांचा बदल रहा था। इन दोनों चीजों का जमीन पर मतलब भूगोल पर क्या असर पड़ रहा था? यहीं पर जनपद और महाजनपद की बात आती है ना? एकदम सही। जनपद, इसका शाब्दिक अर्थ ही है वह भूमि जहां जन ने अपना पैर रखा। अच्छा, तो जनपद को आप आज के एक जिले या छोटे प्रांत की तरह समझ सकते हैं। ये वो पहला कदम था जब एक कबीला यानी जन किसी एक जगह टिककर बस गए और उस इलाके को अपनी पहचान से जोड़ लिया। तो मतलब कबीले अब घुमंतू नहीं रहे, उन्होंने अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया था। हाँ, कह सकते हैं। और यही जनपद उन राजाओं के इलाके बन गए जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और पुरातत्वविदों को दिल्ली में पुराना किला और मेरठ के पास हस्तिनापुर जैसी जगहों पर ऐसी बस्तियां मिली भी हैं। हाँ, और वहां की खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालते थे और चावल, गेहूं, जौ, दाल ऐसी कई फसलें उगाते थे। एक दिलचस्प चीज जो वहां मिली है वो है मिट्टी के खास तरह के बर्तन। आप चित्रित धूसर पात्र की बात कर रही हैं? हाँ, पेंटेड ग्रेवेयर। जी। ये नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। क्या ये बस एक तरह का डिजाइन था या इसका कोई और महत्व भी है? इसका बहुत महत्व है। पुरातत्वविदों के लिए ये बर्तन एक तरह के टाइम स्टैम्प जैसे हैं। अच्छा। जब उन्हें किसी जगह खुदाई में मिलते हैं तो वे अंदाजा लगा पाते हैं कि ये बस्ती महाजनपद काल की है। ये बहुत ही चिकनी सतह वाले स्लेटी रंग के बर्तन होते थे जिन पर पतली रेखाओं या ज्यामितीय डिजाइन बने होते थे। तो शायद ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं थे। शायद नहीं, शायद इनका इस्तेमाल खास मौकों पर खास लोगों के लिए होता होगा। ये उस दौर की एक पहचान बन गए हैं। और फिर इन जनपदों में से कुछ महाजनपद बन गए, मतलब सुपर जनपद। ऐसा क्यों हुआ? लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अमीर हो गए। उन्होंने अपने आसपास के जनपदों पर या तो कब्जा कर लिया या उन्हें अपने में मिला लिया। यही महाजनपद कहलाए। इनकी अपनी एक राजधानी होती थी और ज्यादातर राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मतलब शहर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें? मुझे लगता है कि ये दीवारें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थीं, ये एक तरह का स्टेटस सिंबल भी रही होंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आज कोई बड़ा सा घर बनाता है, वैसे ही तब राजा बड़ी सी दीवार बनाकर अपनी ताकत और अमीरी दिखाते होंगे। बिल्कुल। इसके कई कारण थे। एक तो जाहिर है दूसरे राजाओं के हमले का डर, दूसरा जैसा आपने कहा अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन, और तीसरा एक व्यावहारिक कारण भी था। वो क्या? दीवारों के अंदर जो जमीन और लोग थे उन पर नियंत्रण रखना और शासन करना आसान हो जाता था। लेकिन इतनी बड़ी दीवारें बनाना, ये तो कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। इसके लिए तो जबरदस्त प्लानिंग और मैन पावर लगी होगी। यकीनन। सोचिए, लाखों की संख्या में ईंटें या पत्थर तैयार करना, फिर हजारों लोगों, पुरुषों, महिलाओं और शायद बच्चों से भी दिन रात मेहनत करवाना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही होगी। बिल्कुल। तो किले तो बना लिए, दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन ये सब करने में और एक सेना रखने में तो जबरदस्त खर्च आता होगा। तो पैसा कहाँ से आता था? क्या कोई नया सिस्टम बन गया था? यहीं से शासन करने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। अब राजाओं को समझ आ गया था कि वो सिर्फ कभी कभार मिलने वाले उपहारों के भरोसे अपना राजपाट नहीं चला सकते। उन्हें एक रेगुलर इनकम चाहिए थी। बिल्कुल, उन्हें एक नियमित आमदनी की जरूरत थी। और यहीं से टैक्स यानी कर की व्यवस्था शुरू हुई। हाँ, दो बड़ी चीजें हुई। एक, स्थायी सेना। अब राजा सैनिकों को साल भर नियमित वेतन देकर रखने लगे। इन भुगतानों के लिए शायद पंचमार्क वाले सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो अपने आप में एक बड़ा आर्थिक बदलाव था। बहुत बड़ा। और दूसरी चीज थी नियमित कर। इस टैक्स सिस्टम के बारे में जब मैंने पढ़ा कि उपज का 16 हिस्सा भाग के रूप में, मुझे तुरंत आज का इनकम टैक्स याद आ गया। लगता है बुनियादी सिद्धांत हजारों सालों में ज्यादा नहीं बदला है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ही था।
और ये सबसे जरूरी था क्योंकि ज्यादातर लोग किसान ही थे। इसे भाग यानी हिस्सा कहा जाता था। लेकिन टैक्स सिर्फ किसानों पर तो नहीं था। नहीं, कारीगरों पर भी कर था, लेकिन उनसे पैसे नहीं बल्कि श्रम लिया जाता था। अच्छा, मतलब जैसे एक बुनकर या लोहार को महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में टैक्स देना होता था। व्यापारियों को सामान की खरीद बिक्री पर कर देना पड़ता था। यहाँ तक कि शिकारी और संग्राहकों को भी नहीं छोड़ा। नहीं, उन्हें भी जंगल से मिली चीजें जैसे शहद या लकड़ी राजा को देनी पड़ती थी। मतलब समाज के हर तबके से संसाधन जुटाए जा रहे थे ताकि राज्य की मशीनरी चलती रहे। और जब राज्य को चलाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए तो इसका मतलब है कि ज्यादा पैदावार भी चाहिए होगी। बिल्कुल। तो क्या खेती में भी कोई नया जुगाड़ लगाया गया? हाँ, इसी दौर में खेती में 2 बड़े बदलाव आए। पहला था लोहे के फाल का बढ़ता इस्तेमाल। इससे क्या फर्क पड़ा? पहले लकड़ी का फाल इस्तेमाल होता था जो सख्त जमीन को ठीक से जोत नहीं पाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई होने लगी जिससे पैदावार बढ़ी। और दूसरा बड़ा बदलाव था धान का रोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पहले धान के बीज को सीधे खेत में छिड़क देते थे जिससे बहुत से पौधे उग नहीं पाते थे। अच्छा। अब नई तकनीक आई जिसमें पहले बीजों से नर्सरी में छोटे पौधे तैयार किए जाते और फिर उन पौधों को खेतों में रोपा जाता था। इससे ज्यादा पौधे जिंदा रहते थे और पैदावार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। मतलब तरक्की तो हो रही थी, लेकिन इस अध्याय में ये भी लिखा है कि ये बहुत कमरतोड़ काम था। बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम था। ये काम बेचारे दास-दासियों या उन मजदूरों से करवाया जाता था जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, जिन्हें कमकार कहते थे। हाँ, तो ये बदलाव अर्थव्यवस्था को तो मजबूत कर रहा था, लेकिन इसका बोझ समाज का सबसे निचला तबका उठा रहा था। और इन्हीं संसाधनों से राजा और बड़ी सेना और बड़े किले बना पा रहे थे। बिल्कुल। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमें शासन के 2 बिल्कुल अलग-अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। एक तरफ है मगध, जो एक विशाल साम्राज्य का ना। पहले मगध की ही बात करते हैं। ये इतना शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया? मगध के पास कुछ जबरदस्त रणनीतिक फायदे थे। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति, गंगा और सोन जैसी नदियां उसके बीच से गुजरती थीं। तो जमीन उपजाऊ, पानी की कमी नहीं और व्यापार के लिए जलमार्ग भी। बिल्कुल। दूसरा, मगध का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था। जंगलों से क्या फायदा होता होगा? सेना के लिए 2 बड़े फायदे। एक, सेना के लिए हाथी आसानी से मिल जाते थे जो उस समय के टैंक की तरह होते थे। और दूसरा, घर और रथ बनाने के लिए बढ़िया लकड़ी मिलती थी। और शायद सबसे बड़ा फायदा था लौ अयस्क की खदानें। सबसे बड़ा, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए कच्चा माल घर में ही मौजूद था। अच्छा। इन प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हुए जिन्होंने दूसरे जनपदों को जीतने के लिए हर तरीका अपनाया। या वही मगध था ना जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर महान विजेता सिकंदर के सैनिकों ने भी व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। सही कहा। मगध की सैन्य शक्ति का खौफ दूर दूर तक था। लेकिन जैसा आपने कहा, शासन का एक दूसरा मॉडल भी था जो इससे बिल्कुल अलग था। हाँ, वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वहां राजतंत्र नहीं बल्कि एक अलग तरह की सरकार थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। मगध का मॉडल तो समझ आता है, एक राजा, उसकी बड़ी सेना, मतलब एक 1 मैन शो। लेकिन ये गण या संघ वाला सिस्टम, ये थोड़ा अजीब लगता है। हजारों राजा एक साथ, ये तो आज की पार्लियामेंट जैसा कुछ हो गया। हाँ, ये उस दौर का एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोग था। ये एक तरह का कुलीन तंत्र था जहां एक व्यक्ति का शासन नहीं होता था, बल्कि कई शासक होते थे। हाँ, कई शासक होते थे। कभी कभी तो इनकी संख्या हजारों में होती थी और हर एक को राजा कहा जाता था। ये सभी मिलकर सभाओं में बैठते थे, बहस करते थे और फिर बहुमत से फैसले लेते थे। तो अगर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो ये सब मिलकर मीटिंग करते थे कि अब क्या करना है। हाँ, वे मिलकर ही उससे निपटने का उपाय सोचते थे। बौद्ध ग्रंथों में वज्जियों की सफलता के कुछ नियम भी बताए गए हैं। भगवान बुद्ध ने समझाया था कि वज्जी तब तक तरक्की करते रहेंगे जब तक वे नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे और मिलकर काम करेंगे, अपने बनाए नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे। ये तो शासन का एक बहुत ही प्रगतिशील तरीका लगता है, जहाँ चर्चा और सहमति को इतनी अहमियत दी गई। प्रगतिशील तो था, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। अच्छा। इन सभाओं में महिलाओं, दासों और कम्मकारों, मतलब भूमिहीन मजदूरों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी।
तो इस गणतांत्रिक व्यवस्था में भी समाज का एक बड़ा हिस्सा फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर था। बिल्कुल। फिर भी ये राजतंत्र के सामने एक मजबूत विकल्प था और ये संघ लगभग 1500 साल पहले तक चलते रहे। तो आज की इस चर्चा से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे प्राचीन भारत में शासन और समाज का पूरा नक्शा ही बदल गया। हमने एक ऐसे सफर को देखा जो शायद लोगों द्वारा चुने गए कबीलाई शासकों से शुरू हुआ और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले शक्तिशाली राजाओं तक पहुंचा, जिनके पास अपने किलेबंद शहर थे, अपनी स्थायी सेनाएं थीं और एक व्यवस्थित टैक्स सिस्टम था। और जो मुख्य बात समझनी है वो ये है कि ये दौर बहुत बड़े बदलावों का था। राज्य, सेना, कर और एक जटिल सामाजिक ढांचे की नींव इसी समय रखी गई, जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप को एक नया आकार दिया। और साथ ही हमने मगध के एक छत्र राजतंत्र से लेकर वज्जी के गणतांत्रिक संघ तक शासन के अलग अलग प्रयोगों को भी देखा। और जाते जाते एक विचार, इस अध्याय में उसी दौर के ग्रीस के शहर एथेंस के लोकतंत्र का भी जिक्र है। वहां सभी नागरिक सभाओं में हिस्सा लेते थे और कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी से होती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां भी महिलाओं, विदेशियों और गुलामों को नागरिक का दर्जा हासिल नहीं था। सही बात है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब दुनिया भर में शासन के अलग-अलग रूप आकार ले रहे थे, तो लोगों की शक्ति का असल में क्या मतलब था, और उस परिभाषा में लोग कौन थे और कौन नहीं।